तो हमारी एक रिएजेंट गाइड की जो सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं वन बाय वन आपको इम्पोर्टेंट रिएजेंट के विद मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा था, तो उसी में हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं और एक नया रिएजेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ऐसे करके मैं धीरे धीरे बहुत सारे रिएजेंट आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दूंगा, तो हर एक चीज को देखते हुए चलिएगा। तो आज का अपना जो रिएजेंट है वो सिल्वर बेस्ड रिएजेंट है ना। तो जैसे Ag2O आप पढ़ते हैं और एक AgNO3, तो इन दो रिएजेंट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये सीरीज जो मैं आपके साथ में कंटिन्यू कर रहा था, तो पहला रिएजेंट हमने Ac2O दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड डिस्कस किया था। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा एसिटिक एनहाइड्राइड का, उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दूसरा हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3। क्या है सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3। तो अब देखिएगा AgNO3 क्या है हमारे पास, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको थ्योरेटिकल बात बता देता हूँ, उसके बाद में इसका मैकेनिज्म वगैरह मैं आपके लोगों के साथ में शेयर करता हुआ नजर आऊंगा यहाँ पे। तो AgNO3 एक तो एल्काइल हैलाइड के साथ में, जो आप बचपन में 11th 12th में भी पढ़ते हैं, दैट इज SN1 रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड के साथ में AgNO3 क्या देता है, SN1 रिएक्शन देता है। तो सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाता है एंड द कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है। ठीक है। व्हेन ए न्यूक्लियोफिलिक सोलवेंट, और साथ में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सोलवेंट जनरली वाटर वगैरह रखते हैं, या कुछ और भी हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, सच एज वाटर और एन अल्कोहल जिसमें मिथेनॉल इथेनॉल एंड सो ऑन इज यूज। दिस कैन रिजल्ट इन द SN1 रिएक्शन। इट कैन ऑल्सो रिएक्ट इन द टोलेंस रिएक्शन टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे टोलेंस रिएक्शन भी दिखाता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां पे भी AgNO3 या फिर Ag2O काम आता है और यहाँ पे भी काम आता है। तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, मैं विद मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ये तो पीछे वाला Ac2O का है। Ac2O के बाद में अब हमारे पास है AgNO3, तो यहाँ पे हेडिंग के साथ हम लोग लिखते हैं और मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म आप लोगों के साथ डिटेल्ड में डिस्कस कर देता हूँ। तो अगला पॉइंट है हमारे पास AgNO3। ठीक है जी। AgNO3 के साथ में हम कोई सोलवेंट जनरली रखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सोलवेंट। तो पहला है, अगर आपके पास कहीं पे भी एल्काइल हैलाइड है ना, तो जैसे मान लो मैंने एक सिंपलेस्ट एल्काइल हैलाइड ले लिया, लेट अस सपोज मेरे पास ये एक एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप से ले रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए। एक SN1 रिएक्शन का भी मैं आपको साथ में आइडिया देता हुआ चलूंगा। तो लेट अस सपोज मेरे पास ये एक है, यहाँ पे एक कार्बन है और इस पे मान लीजिए मेरे पास Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी AgNO3 के साथ में, और AgNO3 के साथ में मान लो मेरे पास क्या है, साथ में वाटर है। वाटर यहाँ पे सोलवेंट है, और वाटर आपको पता है कैसा होता है, अगर मैं लिखना चाहूँ वाटर के बारे में, वाटर न्यूक्लियोफिलिक सोलवेंट होता है। कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सोलवेंट। दिस इज आवर न्यूक्लियोफिलिक सोलवेंट। ठीक है, ये मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सोलवेंट है। ठीक है जी। चलिए, इतनी बात आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब AgNO3 करेगा क्या, ये जो AgNO3 है, इसमें जो Ag पॉजिटिव वाला पार्ट है ये अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, Cl की तरफ। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, Cl की तरफ। और ये क्लोरीन को बाहर निकाल जाता, अट्रैक्ट होता हुआ फिर क्लोरीन को ये बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे AgCl का आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। ठीक है, AgCl का क्या बन जाता है, PPT प्रेसिपिटेट। और साथ में जो मेरे पास स्ट्रक्चर था, ये 5 मेंबर्ड रिंग थी, इसके ऊपर एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज। और ये पहला स्टेप जो है मेरे पास, दिस फर्स्ट स्टेप मेरे पास रिवर्सिबल नेचर का होता है। ये पहला स्टेप कैसा होता है, रिवर्सिबल नेचर का, मतलब आगे भी जा सकता है, वापस वो प्रोडक्ट भी बन सकता है। और ये स्लो होता है, ये स्लो और रिवर्सिबल, मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप अपने पास यही होगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग स्लो प्रोसेस होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है वो मेरे पास थोड़ा फास्ट होता है। ये अपने पास कार्बोकेटाइन, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गई। यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो गई। अब कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे वाटर मेरे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। यहाँ पे है तो सोलवेंट लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सोलवेंट है, तो और कुछ है नहीं मेरे पास। तो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपने इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो मेरे पास बन क्या जाएगा, 5। अच्छा, यहाँ से सुनो सुनो सुनो, एक पॉइंट और।
अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन आपको पता है ये SN1 के थ्रू कार्बोकेटाइन जो बना है ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी शो कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी हो, मतलब ये जो कार्बोकेटाइन है इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बन रहा हो तो रीअरेंजमेंट भी दिखा सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेने का यही मतलब था। यहाँ पे अगर आप इस कार्बोकेटाइन को देखेंगे तो इसके पास सिर्फ एक अल्फा एच है यहाँ पे, और रेजोनेंस वेजोनेंस तो कुछ है नहीं, सिर्फ 1 अल्फा एच है। अगर एक अल्फा एच है तो आप क्या करेंगे, इसका रीअरेंजमेंट इसका हम लोग करा देंगे। तो रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट में मैं क्या करा सकता हूँ यहाँ पे, या तो हाइड्राइड शिफ्ट करा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है जब भी 5 मेंबर्ड रिंग हो तो 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड में जा सकती है, और हमारे पास क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पे मेरे पास दिस इज रिंग एक्सपेंशन होगा। आपको पता होगा कार्बोकेटाइन में आपने रिंग एक्सपेंशन वगैरह पढ़ा होगा, ये बेसिक चीज हम लोग 11th 12th में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो गया मेरे पास। जो रिंग एक्सपेंशन जब होगा तो ये 5 मेंबर्ड रिंग जो मेरे पास है वो 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दैट इज कार्बोकेटाइन आ जाएगा। और अगले स्टेप में क्या होगा, अब वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक कर देगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करके क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको अटैक को अलग कलर से दिखा देता हूं मैं। तो इस पे अटैक होगा और H2O जुड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन हम लोग बाहर निकाल देते हैं एट द एंड। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, हेक्सेनोल का फॉर्मेशन हो चुका है, ये मेरे पास प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन वाली चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना। SN1 ये कौन से मैकेनिज्म से जा रही है, दिस इज आवर SN1 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। आपको पता है SN1 में हमारे पास क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और साथ में AgCl AgBr और AgI इन सब का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, AgCl का जनरली व्हाइट बनता है, बाकी का येलो एंड अलग अलग कलर का होता है, उस पर नहीं जा रहे हम लोग। तो उसका AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिल जाएगा। पहली रिएक्शन तो ये थी। ठीक है, तो अब वाटर की जगह डिफरेंट डिफरेंट सोलवेंट हो सकते हैं। अगर वाटर की जगह यहाँ पे अल्कोहल हुआ होता तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ इस तरीके से है कि अगर अपने पास ये था, मान लेते हैं मेरे पास लेट अस सपोज मेरे पास ये है, तो आप मेजर प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे मान लो मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास Cl है लेट अस सपोज, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ AgNO3, लेकिन अब की बार AgNO3 के साथ में हम लोगों ने क्या ले लिया है, मिथेनॉल ले लिया, मान लो मिथेनॉल ले लिया MeOH। तो अब मेरे पास ये सोलवेंट जो MeOH है ये क्या काम करेगा यहाँ पे, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सोलवेंट है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर न्यूक्लियोफिलिक सोलवेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, उस केस में एलिमिनेशन हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है इस कार्बोकेटाइन में तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आएगी, तो डायरेक्टली यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद उस पे MeOH के ऑक्सीजन से अटैक हो जाएगा। तो जैसे ही अटैक होगा यहाँ पे Cl की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, OMe आ जाएगा। Cl की जगह क्या आ जाएगा, OMe। तो Cl की जगह यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा OMe। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साथ में न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। और ये भी रिएक्शन किसके मैकेनिज्म के थ्रू गई है, SN1 के थ्रू जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। ये दो हमने देख लिए स्टार्टिंग वाली रिएक्शन, अगर आपको दिख रही है यहाँ पे, ये पहली कंप्लीट कर ली हमने, ये दूसरी। इसके अलावा AgNO3 के साथ में अमोनिया हो और वाटर हो साथ में, है ना, साथ में अमोनिया और वाटर अगर दे रखा हो तब आप क्या करेंगे। तो अगला मेरे पास है इसी के अंदर, पेज ऐड कर लेते हैं अपन। AgNO3 में आपको मतलब लेट सपोज मेरे पास एक एल्डिहाइड दिया हुआ है ना, एक अपने को क्या दे रखा है, एल्डिहाइड। तो लेट सपोज मेरे को ये एल्डिहाइड दे रखा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और एरो पे आपको दे दिया गया है AgNO3, उसके साथ में अमोनिया और उसके साथ में वाटर। अब आपको पता है AgNO3 अमोनिया और वाटर ये सब मिलके क्या बना लेते हैं मेरे पास, ये बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं अपने पास फॉर्मेशन कर लेते हैं टोलेंस रिएजेंट का। और जो बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टोलेंस रिएजेंट में वो मेरे पास होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, AgNH3 का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। और ठीक है, और बाहर OH माइनस रहता है। ठीक है, तो जो OH माइनस है ये मेरे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है यहाँ पे, और जो एल्डिहाइड है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो Ag मेटल है मेरे पास एक्चुअल में जो डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाता है मेरे पास OH,
ठीक है। और जो एजी मेटल है वो एजी मेटल Ag0 में चला जाता है। एजी किससे जाता है यहाँ पे, +1 से 0 में चला जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि सिल्वर का तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, रिडक्शन हुआ है क्योंकि +1 से 0 में गया है। और जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे बेसिक मीडियम टाइप पे नजर आ रहा है, तो O- यहाँ पे लिख सकते हैं आप, O-Ag+। तो कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा, वो वापस आप हाइड्रोलाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, एक ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का आप डायरेक्टली सोच सकते हैं यहाँ पे Ag+1 से, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है, Ag गया है +1 से 0 में, Ag0 में गया है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा अपने पास एल्डिहाइड का क्या हुआ है, यहाँ पे एल्डिहाइड किस में जा रहा है, एसिड में, ठीक है। तो जब एल्डिहाइड एसिड में जाएगा तो यहाँ से यहाँ मेरे पास क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, दिस इज आवर ऑक्सीडेशन। और जब हमारे पास Ag+1 से 0 में गया है तो ये क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन। और Ag0 की यहाँ पे सिल्वर कोटिंग नजर आती है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए अपने पास ये भी एक इंपॉर्टेंट था, ये भी मैंने आपको बता दिया साथ में। चलो, इसके अलावा अलग से जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, उन सब के साथ भी इसकी रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। तो उसके लिए अपने पास अगले वाला रिएजेंट है Ag2O। अब Ag2O को भी मैं इसी के साथ में डिस्कस कर देता हूँ। जस्ट लाइक सिमिलर होता है किसके साथ, AgNO3 के साथ। Ag2O भी सिमिलर होता है किसके साथ, AgNO3 के जैसे ही। तो यहाँ पे हमारे पास बस एक और उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, होफमैन एलिमिनेशन, वो मैं अलग से बता दूंगा आपको अभी। तो अगर आपको ऐसे दे दिया, मान लो मेरे पास ग्लूकोज है, याद करो एक लेक्चर में हमने डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी थी। तो अगर डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है तो क्या, ऊपर ही ऊपर एल्डिहाइड, फिर आप एक फिशर फॉर्म में ओपन चेन अगर बना रहे हैं, क्लोज चेन में तो अपने पास अल्फा और बीटा फॉर्म होती है, तो यहाँ पे OH, फिर हाइड्रोजन, फिर OH, फिर अपने पास अगेन OH, और यहाँ पे रहता है मेरे पास CH2OH, ठीक है जी। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। और अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, Ag2O, Ag का ऑक्साइड, उसके साथ में अमोनिया दे रखा है, और उसके साथ में वाटर दे रखा है। तो ये अपने पास कॉम्बिनेशन है किसका, टोलेंस रिएजेंट का। ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ टोलेंस रिएजेंट है। यहां से क्या फॉर्मेशन होके नजर आएगा आपको, कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी अमोनियम AgNH3 का फोल्टवाइस, ये हमारे पास बन जाएगा, और साथ में OH-, ये आपको बनता हुआ इस टाइप से नजर आएगा। ये टोलेंस रिएजेंट है एक तरीके से। ये क्या है मेरे पास, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट करेगा क्या, ये हमारे पास जो ऊपर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे COOH बन जाएगा, और बाकी यहाँ पे नीचे अपने पास इस पे OH आ गया, इस पे हाइड्रोजन है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। फिर OH, फिर हमारे पास OH, और यहाँ पे CH2OH, ये H, ये OH, ये H, ये H। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसका मेरे पास नाम होता है क्या, ग्लूकोनिक एसिड। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। तो अगर आपको कोई कह दे कि अगर मैं टोलेंस रिएजेंट की रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ में, टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराऊंगा ग्लूकोज की, तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड, CHO COH में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको और बता देता हूँ, कि इसकी रिएक्शन आप जब कराएंगे किसके साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में, तब भी आपको यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे ना, Br2 उसके साथ में H2O, ब्रोमीन वाटर, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा देंगे आप, Br2 ग्लूकोज की, उसके साथ में H2O, ये ब्रोमीन वाटर बोलते हैं इसको। और ब्रोमीन वाटर भी कैसा होता है मेरे पास, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या कर सकता है मेरे पास, स्ट्रोंग नहीं है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये किसको कन्वर्ट करता है अपने पास, CHO ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। CHO को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, ये आप ध्यान रखना। तो टोलेंस रिएजेंट और मेरे पास ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज के साथ सेम टाइप का एक्शन दिखाते हैं, सेम टाइप की रिएक्शन दिखा देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक तो ये नोट हो गया Ag2 वाला। दूसरा हमारे पास ये जो Ag2 है, ये काम आता है कहाँ पे, होफमैन एलिमिनेशन में। किसमें आता है जी, होफमैन एलिमिनेशन।
हॉफमैन एलिमिनेशन। अब याद करो, आप एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी हम लोग कराते हैं तो दो टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। कौन कौन से? एक तो सेचजेफ एल्कीन बनती है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे मेजरली कंडीशन में सेचजेफ एल्कीन जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या मोर स्टेबल एल्कीन बन रही होती है। लेकिन कुछ हमारे पास लिमिटेड केसेस हैं जहां पे हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, जहां पे हॉफमैन एल्कीन बनती है, जिसको हम लोग लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या फिर लेस स्टेबल एल्कीन, जो कि थर्मोडायनेमिकली हमारे पास स्टेबल नहीं होती है, वो बनती है, काइनेटिकली फेवरेबल होती है। तो अगर मैं थोड़ी सी आपको बात यहाँ पे ये लिखूं कि हॉफमैन हॉफमैन एलिमिनेशन क्यों बनती है, क्योंकि जब थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं जाती है, काइनेटिकली फेवरेबल होती है हॉफमैन एलिमिनेशन। अच्छा, इसमें होता क्या है, तो मोइस्ट Ag2O, या तो हम लोग ये बोल देते हैं कि मोइस्ट Ag2O रख रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैं अनसिमेट्रिकल का ले लेता हूं आप लोगों के सामने कि हॉफमैन एलिमिनेशन में होता क्या है हमारे पास, जो क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट होता है। तो लेट अस सपोज मैं एक क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट जो यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है वही वाला आपके सामने ले लेता हूँ। तो ये क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट है मेरे पास, नाइट्रोजन, और यहाँ पे ये बन गया, इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ में क्वाटनरी करना है, तो मान लेते हैं 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं मेरे पास। ठीक है जी। अच्छा, ये क्वाटनरी अमोनियम का फॉर्मेशन कैसे होता है? कुछ नहीं, अमीन की रिएक्शन सिस एल्काइल हैलाइड के साथ में कराते जाओ तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कैसे बनती है? अमीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ में कराते जाओ तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में? मोइस्ट Ag2O के साथ में। मोइस्ट Ag2O ऐसा कहीं पे लिखा हो या सिर्फ Ag2O भी लिखा हो तब भी आप ये काम करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक नेचर का एज ए बेस की तरह काम करेगा, ये एज ए बेस की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप है ना, ये क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट का नाइट्रोजन वाला लिविंग ग्रुप, यहाँ पे बल्कि लिविंग ग्रुप है। क्या है यहाँ पे? बल्कि लिविंग ग्रुप। और बल्कि लिविंग ग्रुप है तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है, जो आप हाइड्रोजन हटाना चाहते हैं एलिमिनेशन में, वो हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड या फिर जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो वाला हाइड्रोजन हटेगा। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ, देखो बीटा कार्बन हटता है तो ये तो अल्फा है, इसके आगे तो बीटा है ही नहीं, ऊपर की तरफ तो है ही नहीं 3 CH3 में। यहाँ पे ये अल्फा और ये बीटा, दिस इज बीटा 1, और ये हमारे पास मान लो बीटा 2 है। तो एक हाइड्रोजन है बीटा 1 पे और एक हाइड्रोजन है बीटा 2 पे, दोनों को अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो ये बीटा 2 वाला हाइड्रोजन में अब दिखाया मैंने आपको, और इधर मेरे पास ये लेटर सपोज मेरे पास बीटा 1 वाला हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो अगर आप बीटा 2 का हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्लियर कट दिख रहा है मेरे को, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, और बीटा 1 का हटाएंगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, लेस स्टेबल बनेगी। लेकिन हमारे पास चूंकि लिविंग ग्रुप यहाँ पे बल्कि है, तो होता क्या है, रिएक्शन काइनेटिकली फेवरेबल होती है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं होती है। और ये जो बेस है मोइस्ट Ag2O का जो बेस है, वो सिर्फ अपने पास निकालता है किसको? इस हाइड्रोजन को निकालता है, बीटा 1 वाले हाइड्रोजन को कैप्चर करता है ये, और बीटा 1 वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, और ये जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है। तो मेरे पास बनता हुआ क्या नजर आएगा? यहाँ पे ये 2 बॉन्ड थे, बिल्कुल ये 2 बॉन्ड थे, ठीक है, और यहाँ पे ये एक सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज आवर हॉफमैन एल्कीन। हॉफमैन एल्कीन बनी है, हॉफमैन एल्कीन बनी है, यहाँ पे सेचजेफ एल्कीन नहीं बनी है आपके पास। हॉफमैन एल्कीन बनते हुए आपको नजर आ रही है। क्यों हॉफमैन एल्कीन बनी है? क्योंकि यहाँ पे बल्कि लिविंग ग्रुप है। ठीक है, बल्कि लिविंग ग्रुप है तो हमारे पास बेस उस वाले हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा जो लेस स्टेरिक रीजन में है या लेस स्टेरिक सेंसिटिव हाइड्रोजन है, उसको कैप्चर करेगा। ठीक है, तो बेस विल कैप्चर लेस स्टेरिक सेंसिटिव हाइड्रोजन एंड हॉफमैन एलिमिनेशन विल अकर हियर। ठीक है, सेचजेफ एल्कीन आपको नहीं बनता हुआ नजर आएगा। तो ये दो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए, दोनों एग्जांपल। इसके बाद में AIBN और अगला रिएजेंट मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ये ऑलरेडी 20 मिनट्स के लेक्चर हो रखा है, तो थोड़े छोटे छोटे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कि अभी बड़े पार्ट में करेंगे तो वो आपका भी देखने का मन नहीं करता, और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में हम लोग कर रहे हैं। अगर आप बड़े के करेंगे तो मैराथन भी हम लोग करते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो फिर कभी किसी और नए लेक्चर के साथ और नए किसी
क्लास के साथ मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।